आज रांची के लिए रवाना होंगे लालू प्रसाद यादव। 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट सुनाएगा फैसला। फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। कल उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के 55 सीटों के लिए होंगे वोटिंग। गोवा और उत्तराखंड में भी मतदान। तीसरे चरण के लिए दम लगा रहे दिग्गज। एटा में योगी और अखिलेश की टक्कर तो राजनाथ सिंह फर्रुखाबाद में करेंगे प्रचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज रांची के लिए रवाना होंगे लालू प्रसाद यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, आज रांची के लिए रवाना होंगे लालू प्रसाद यादव। 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट फैसला सुना सकता है। सीबीआई की विशेष अदालत में राजद सुप्रीमो उपस्थित होंगे और उसके बाद सबकी निगाहें जो है अब वो कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ कोर्ट फैसला देती है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़े मामले की बात की जा रही है, चारा घोटाला मामला है और इस मामले में लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल से बाहर हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी है। 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस फैसले में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, यह देखना होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला देती है। इस पूरी तस्वीरों पर आज सबकी निगाहें और सबकी निगाहें सिर्फ ये है कि क्या कोर्ट लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल भेज सकती है या फिर उन्हें अब भी बाहर ही रहना होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आए थे और पटना आने के बाद कई तस्वीरें देखने को मिली थी जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए मछली खाया और उसके बाद अब उनकी आज यात्रा है और इस यात्रा पर भी सबकी निगाहें टिकी है कि क्या कुछ आगे खास होने वाला है। लालू प्रसाद यादव रांची जाएंगे और रांची जाने के बाद उनकी क्या कुछ एक्टिविटी होगी उस पर भी सबकी निगाहें हैं। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हुई है। तो आपको बता दो कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाएगा और इस फैसले में किस तरीके की तस्वीरें उभर कर सामने आती है। लालू प्रसाद यादव जब रांची जाएंगे तो रांची जाने के बाद उनकी पेशी होने वाली है और इस पेशी में क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि कई मामले लालू प्रसाद यादव पर रहे और इसमें एक मामला रांची और झारखंड से भी रहा और इस दौरान अब सबसे बड़े मामले की बात की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए सबसे बड़े मामले हैं और इसमें लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगभग 139.5 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है और इस घोटाले में अब कोर्ट ने क्या कुछ फैसले की बात की है, ये सब कुछ देखना होगा और कोर्ट अब 15 तारीख को फैसला सुनाएगी और उसमें सबकी निगाहें टिकी हुई है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कोर्ट उन्हें राहत देगा। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती रही है, उनका इलाज चल रहा है और क्या लालू प्रसाद यादव को देख या उनकी बिगड़ी हुई तबीयत को देख कोर्ट उनके साथ रहमत बरतती है, ये भी देखना होगा। लेकिन अब सबकी निगाहें 15 फरवरी पर टिकी हुई है कि 15 फरवरी को आखिर क्या कुछ खास होता है और इस पूरे मामले को लेकर के जो तस्वीरें उभर करके सामने आएंगी, फिलहाल क्या कुछ तैयारी चल रही है और लालू प्रसाद यादव को अब रांची जाना है तो रांची के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है, लालू प्रसाद यादव कब रांची जाएंगे, पटना से उन्हें जाना है और उनकी आगे की किस तरीके की तस्वीरें होंगी, इस पूरे मामले पर जानने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने सहयोगी सृष्टि के पास। न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई हैं सृष्टि, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि लालू प्रसाद यादव रांची जाने वाले हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं, आज दिन भर कैसे जाएंगे रांची और जाने के बाद वहां पर क्या कुछ करने वाले हैं? जी बिल्कुल निर्णय, लालू प्रसाद यादव जो है आज रांची के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर 1:10 दोपहर के 1:10 पर वो रांची पहुंचेंगे और वहां से सीधा स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां पर वो पार्टी के प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर परसों यानी 15 फरवरी को सुनवाई होने वाली है कोर्ट में और ये भी देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। देखिए, चारा घोटाला मामला और इसके अंदर भी 53 मामले हैं निर्भय और 53 मामले में से ये 52वां मामला है, सबसे बड़ा मामला है जिसको लेकर सुनवाई होने वाली है और साथ साथ इसको कहते हैं ढोडांडा कोषागार मामला निर्भय और इसमें
माफ करिएगा 139.5 करोड़ का घोटाला हुआ था। बड़ी रकम है और उसको लेकर जो घोटाला हुआ था उसको लेकर अब सुनवाई होने वाली है और लालू प्रसाद यादव सहित 99 अभियुक्त है जिनके भविष्य का फैसला होगा। इसके साथ जितने भी आरोपी थे, दोषी थे, वो लालू प्रसाद यादव सहित 99 थे। अब देखिए निर्भय, लालू प्रसाद यादव का बड़ा नाम है, राजनीति में हमेशा से रहे हैं, छात्र थे तब से रहे हैं और अब जब लालू प्रसाद यादव की इस चीज पर फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का भविष्य तो तय होगा ही और बिहार की राजनीति भी इससे प्रभावित होगी क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक बड़ा नाम है। फैसले अगर बिहार की राजनीति भी इससे प्रभावित हो सकती है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एमएलसी चुनाव भी है और इसको लेकर के भी अभी फिलहाल सबकी निगाहें टिकी है कि लालू प्रसाद यादव क्या उन 24 नामों पर भी मुहर लगा करके रांची जाएंगे या फिर जो इंतजार अब तक किया जा रहा है अभी और करना होगा। इस फैसले के बाद क्या कुछ होगा। लेकिन सृष्टि, आपसे जानेंगे, लालू प्रसाद यादव रांची जाने वाले हैं और आपने जिस तरीके की जानकारी दी, स्टेट गेस्ट हाउस जो है वहां पर वो रुकेंगे, वहां पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे, तो क्या कुछ और खास तैयारी की जा रही है रांची में? देखिए निर्भय, रांची में तो सुनवाई होने वाला है 15 फरवरी को। कोर्ट फैसला लेगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। रांची से आज रांची जाएंगे, बिहार से पटना से रांची जाएंगे लालू प्रसाद यादव। दोपहर में वहां पहुंचेंगे, पार्टी के प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे, फिर इसकी सुनवाई होगी। बाकी अभी ये निकलकर सामने नहीं आया है कि क्या लालू प्रसाद यादव के साथ उनके बेटे भी जाएंगे, उनकी बेटी जो मिशा भारती आई हुई है वो भी जाएगी, राबड़ी देवी भी जाएगी। अभी तक खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव रांची जाने वाले हैं। देखिए निर्भय, लालू प्रसाद यादव अभी बिहार आए थे जब उनकी तबीयत ठीक हुई थी क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी बिहार में, कई सारे फैसले लेने थे, एमएलसी चुनाव भी होने वाला था और कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पर आपको सृष्टि, आपको जरा सा यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि जो हमारे सहयोगी उत्कर्ष, उन्होंने जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, इसके साथ साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी बेटी मिशा भारती भी जा सकती हैं और इनको लेकर के भी अब बातें सामने आ गई है। लेकिन वहां पर जाने के बाद, यानी रांची जाने के बाद क्या कुछ तस्वीरें उभर करके सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से सृष्टि आपने जानकारी दी कि लालू प्रसाद यादव जब पटना आए थे, दरअसल वो आए थे कार्यक्रम के दौरान, यानी कि कार्यक्रम थी राजद की और इस बैठक में वो वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की है। इन सदस्यता अभियान के साथ साथ अब पार्टी ने 4 महीने में लगभग 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने की बातें कही है, उन सभी को जोड़ा जाएगा और इसकी शुरुआत करके जा रहे हैं। लेकिन समस्याएं दिख रही हैं। क्या ऐसा लग रहा है सृष्टि कि जिस तरीके से ये पूरे मामले रहे हैं, इस मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि फैसला उनके हित में भी आ सकता है और हित में नहीं भी आ सकता है क्योंकि निर्भय ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले भी करीबन हम कह सकते हैं 3-4 मामले थे जिसको लेकर सजा काट चुके हैं लालू प्रसाद यादव और अब ये जो मामला है इसको लेकर कह सकते हैं ये काफी बड़ा मामला है। चारा घोटाला जो था इसमें सबसे बड़ा 52वां मामला यही है जिसको लेकर लालू चारा घोटाला मामला सबसे बड़ा मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको एक बार बता दें कि डोरांडा कोषागार मामला है और इसमें 139.5 करोड़ की राशि जो थी वो अवैध निकासी की गई थी और इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी, यानी कि जो पैसे निकासी किए गए थे इसमें जो वाहन होते हैं, यानी कि जिस पर चारा ढुलाई की बातें कही गई थी, उसमें कई ऐसे नंबर मिले थे जो स्कूटी और बाकी छोटे वाहनों के थे, लेकिन उन्हें बड़े नाम के तौर पर, बड़े वाहन के तौर पर दिखाया गया था। इसके साथ साथ और कई बातें थी। तो आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज रांची जाने वाले हैं। वे आज ही सेवा विमान से रांची जा रहे हैं। दोपहर विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधे स्टेट गेस्ट हाउस के लिए जाएंगे और यहां पर पार्टी के प्रमुख लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बहुचर्चित चारा घोटाला केस के सबसे बड़े मामले में 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। इसी मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत में उपस्थित रहना होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के अन्य 4 केसों में इससे पूर्व सजा पा चुके हैं। अब लालू प्रसाद यादव से जुड़े 5वें केस के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस फैसले पर लोगों की नजर टिकी हुई इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पहले से ही तबीयत बिगड़ी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। तो क्या कोर्ट उन्हें इस बात को समझते हुए भी रहमत दे सकती है, ये देखना होगा। इससे पहले लालू प्रसाद यादव का भविष्य तय होगा ही, बिहार की राजनीति पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इस बार बेरोजगारी की मार झेल रहे अभ्यर्थी भी 2-2 करने को तैयार हैं और सरकार को मजबूर भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ समस्या नहीं बल्कि राजनीति करने का एक बड़ा जरिया बन गया। तभी तो राजनीतिक पार्टियां पहले वादा करती हैं और फिर मुकरने में भी देर नहीं करती। लेकिन इस बार बेरोजगारी के मार झेल रहे अभ्यर्थी भी दो करने को तैयार हैं और सरकार को मजबूर कर रहे हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां राजद ने जब 10 लाख सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया तो बीजेपी जेडीयू की संगठित एनडीए ने 19 लाख रोजगार देने का भरोसा। हालांकि अपने सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकाल में उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ही वादों को भुलाते हुए बिहार से यूपी की तुलना कर दी और 19 लाख रोजगार देने के वादों में ही समस्या गिना दी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर रोजगार 5 सालों में किसी प्रदेश ने दिया है तो वह इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसने 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दी हैं। और यह अपने आप में एक इतिहास है कि 5 वर्षों में कोई सरकार 4.5 लाख नौकरियां दे रहा है। तो और उत्तर प्रदेश हमसे दुगुना बड़ा प्रदेश है, हमसे लगभग 4 गुना ज़्यादा उसकी आर्थिक क्षमता है। ये बिहार ही है कि बिहार में कुछ लोग घर बैठे कहते हैं कि मैं एक दस्तखत से इतनी नौकरियां दे दूंगा, लेकिन नौकरी केवल रोजगार से मिल सकता है। और शाहनवाज हुसैन साहब ने जो लगातार, मैं स्वयं देखता हूँ, एक दिन भीलवाड़ा रहते हैं कुछ लोगों के साथ, किसी दिन कलकत्ता, दिल्ली, लगातार उद्योगपतियों से मिलना। जिस प्रकार भारत सरकार एफडीआई के लिए मेहनत करती है, उसी प्रकार बिहार में भारतीयों का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए शाहनवाज हुसैन साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके नतीजे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। वहीं रोजगार के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाते हुए राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने बेरोजगारी की समस्या के लिए एनडीए को जिम्मेदार बता दिया और अपनी ही पार्टी के 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले वादों को दोहराते नजर आए। केवल पुल और पुलिया पर खर्च कर रहे हैं, सीमेंट गिट्टी में कर रहे हैं केवल खर्च। छड़ सीमेंट का से रोजगार दूर नहीं होने वाला है। अगर बेरोजगारी दूर हो रही तो लगभग 60,000 छोटे बड़े मंझोले देश में उद्योग क्यों बंद हो गए? लगभग 60,000 उद्योग बंद हो गए हमारे। यह है हमारे यहाँ के बेरोजगारी का। चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, क्या वो झूठे वादे थे सर? बिहार में वित्त मंत्री आकर के बोली थी, जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का एक मुद्दा बनाया था, जो खाली पद है उस पर भरने के लिए और रोजगार देने के लिए, तो उसके काट में करने के, उसका जवाब देने के लिए निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री आज की तारीख में, उन्होंने आके कहा, उनसे स्टेटमेंट दिया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे बिहार में। तो प्रतिवर्ष के हिसाब से जोड़ लीजिए कि अब 2 साल होने जा रहा है, 22 आ गया ना भाई, तो कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने बिहार में? देना चाहिए रोजगार। बेरोजगार रोड पर है और ये लोग मस्ती में हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार हो या फिर देश, बेरोजगारी के मुद्दे पर सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करना चाहती हैं या समस्या का समाधान? क्योंकि सिर्फ बिहार की बात करें तो सरकार बनने के महज कुछ दिनों के बाद 19 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली एनडीए, इस सरकार के राज्य में आज बिहार में बेरोजगारी दर 13.3% है। वही एनटीपीसी-आरआरबी या फिर कई अन्य नौकरियों के लिए अभ्यर्थी सड़कों पर पीटते नजर आते हैं। ये नजारा कब बदलेगा, ये सरकार की मंशा और समय पर देखने को मिलेगा। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं कि बिहार में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शनिवार को आपदा प्रबंधन की बैठक की गई। इस बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी तरह की पाबंदियों को फिलहाल खत्म कर दिया जाए, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस फैसले के तहत सभी सरकारी कार्यालय में 100% उपस्थिति होगी, लेकिन सरकारी कार्यालय आने वाले कर्मचारियों का टीका लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क,
धार्मिक स्थल सभी खुलेंगे, लेकिन लोगों को जागरूक रहना होगा। वहीं इसके साथ साथ जितने भी संस्थान होंगे, उन सभी संस्थानों के जो संचालक होंगे, उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि वो लोगों को इसके लिए जागरूक कर सके, जैसे मास्क और सैनिटाइजर जैसे जो भी मूलभूत फिलहाल कोरोना से बचाव के लिए जो बातें कही गई हैं, उन सब का पालन करना होगा। ये सभी आदेश 14 फरवरी से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर से पूरा देश आक्रांतित है, उसके लिए 6/1/22 से 13 फरवरी तक विभिन्न चरणों में निरोधात्मक दिशा निर्देश पूर्व से बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। आज 12 फरवरी को आपदा प्रबंधन समूह, जिसको हम लोग CMG कहते हैं, उसकी बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई थी और समीक्षा के बाद यह निर्णय हुआ है कि दिनांक 14 फरवरी से अगले आदेश तक जो अनिवार्य अनुपालन है वो निम्नवत होगा। पहला पॉइंट, सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे और सरकारी कार्यालयों में सिर्फ कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का ही प्रवेश अनुमान होगा। और अब चलते हैं यूपी, सीधे यूपी की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी का जो दिन है वो काफी खास होने वाला है। सोमवार को गोवा और उत्तराखंड की भी सभी सीटों पर यूपी विधानसभा चुनाव के 55 सीटों पर वोटिंग की जाएंगी और इन सभी सीटों के लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई है, इस पर सीधे जुड़ेंगे हम अपने सहयोगी। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे और जानेंगे कि इसके साथ साथ क्या कुछ तैयारी चल रही है। लेकिन सभी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये जो 55 सीटें हैं यूपी के लिए खासकर, इसमें क्या कुछ तैयारी है, पहले रवि से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि। इन 55 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, इसमें क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं रवि? देखिए, आपको बताया गया कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो ऐसे में दूसरे चरण का चुनाव, पहला चुनाव जिस तरह से जो सफर की तरह किया गया है, तो वह दूसरा चरण का चुनाव है और 14 फरवरी का चुनाव है। ऐसे में अब तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन और बीजेपी, जो कि बागडोर खुद ही प्रधानमंत्री ने सवाल रखी है और प्रधानमंत्री ने यहाँ तक शपथ तक लेने के दोबारा खुद जो है सीएम बनाएंगे योगी आदित्यनाथ को। लेकिन रवि, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ, हालांकि ये अलग बात है कि अब तक जिस तरीके से चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया है, कहीं से भी कोई ओपिनियन नहीं दिखाना है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इसका खासा असर दूसरे चरण के मतदान पर भी पड़ सकता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार सोशल मीडिया पर, जो स्थानीय लोग हैं वो लोग अपने तरह से प्रक्रिया दे रहे हैं, कोई बीजेपी के खिलाफ लिख रहा है, कोई बाकी अन्य पार्टियों के खिलाफ लिख रहा है। क्या योगी सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बन सकती है, तो क्या इसका भी असर, सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही है उसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दो कि जहाँ तरफ समाजवादी पार्टी जो है अपनी उपलब्धियां बनाती नजर आ रही है, वही भारतीय जनता पार्टी भी अपनी उपलब्धियां बनाती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि चारों पार्टियां, हालांकि बहुजन इस समय अभी वंचित नजर आ रही है, बिल्कुल, मगर ये जो 3 पार्टियां हैं, इन तीनों पार्टियों में घमासान। चलिए, 3 पार्टियों में अगर घमासान की बात की, रवि आपको रोकेंगे यहाँ पर, अगली खबर पर भी आपसे हम कुछ सवाल करेंगे और उसका जवाब आपसे चाहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण की अब चुनाव की जो बातें कही जा रही थी, यानी कि मतदान की प्रक्रिया कल होने वाली है, और लेकिन उससे पहले दूसरे चरण का प्रचार शनिवार शाम को खत्म हो गया। अब राजनीतिक दलों का जोर तीसरे चरण के चुनाव प्रचार पर है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एटा में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और फारुखाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों का जो जोर आज दिखाई देगा। अवध के इलाके में बीजेपी 2017 के करिश्मे को दोहराने की कोशिश करेगी। इसी में
एसपी इन जो आप देख रहे हैं यानी कि समाजवादी पार्टी इन दिनों इन सब कोशिशों पर पानी फेरने में लगी हुई है और वहां भी तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। एक बार फिर से चलते हैं लखनऊ, हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही है, दूसरे चरण का एक तरफ मतदान होगा और तीसरे चरण के लिए जो राजमाइश होगी, इसका भी असर दिख सकता है यूपी में। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के जिस तरह से चुनावी जो सरगर्मियां है, बिल्कुल 14 फरवरी है, दूसरे चरण का मतदान है, नए जिलों में और 55 सीटों का जो है कल जो है अनवरण होना है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज एटा में जा रहे थे, प्रवेश कराएंगे। दोपहर 12 बजे में एमजे इंटर कॉलेज जोसेफ में जनसभा करेंगे। वही समाजवादी पार्टी भी अपना जोरों शोरों से जोर कसी हुई है। वही आपको बता दें कि खुद अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बागडोर संभाली है, जो शपथ ली है, जो जनता से बार बार अपील कर रहे हैं, विपक्षियों पर तंज कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनकर आएगी। जब एक तरफ प्रधानमंत्री ने खुद दावा किया है और विपक्षियों पर तंज करते हैं कि और यहाँ तक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुसारनपुर में सेवापुर में उन्होंने जो बयान दिए थे कि अभी तो सर्दी और गर्मी बाकी है, तो इस तरह से जो तस्वीर करी जाती है, पक्षियों में तंज कसा जाता है, तो बिल्कुल, तो तंज लगातार किया जा रहा है और अपनी दावेदारी को और मजबूत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो चुनाव को लेकर के खासा तैयारी है और 14 फरवरी काफी खास होने वाला है। इसके साथ साथ गोवा और उत्तराखंड की भी जो चुनाव होने वाली है, यानी कि गोवा और उत्तराखंड में भी 14 तारीख को यानी कि कल मतदान होना है और इसमें उत्तराखंड को जीतने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। हालांकि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, लगातार जिस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड में दिखी है, उत्तराखंड में सरकारें तो रही बीजेपी की, लेकिन मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते रहे, तो ऐसे में वहां भी काफी मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ सकती है, यह भी देखना होगा। लेकिन सब कुछ कल तय हो जाएगा। इसके अलावा अगर गोवा की बात करें तो गोवा में कई पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ काम कर रही है और वहां की क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये सब कुछ कल पता चल पाएगा। तो इन खबर के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।